जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हर रोज हम एक एक एपोरिज्म पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमने कल देखा कि मास्टर हनीमैन ने हमें समझाया कि एलोपैथी क्या है, एंटीपैथी क्या है और होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी और दूसरी जो भी मेथड्स हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। हम अभी तक ऐसा ही समझ रहे थे कि दवाइयों के नाम से ही पथी होती है। मतलब कि अगर आप आर्निका या बेलाडोना बोलते हैं तो हम बोलेंगे ये होम्योपैथिक होंगे। नहीं, होम्योपैथी रास्ते का नाम है, होम्योपैथी सिद्धांत का नाम है। और अगर हम उस रास्ते के ऊपर चलते हैं तो हम दवाई कोई भी प्रयोग करें, सब्सटेंस कोई भी प्रयोग करें, लेकिन उसको होम्योपैथिक प्रैक्टिस कहा जाता है। लेकिन अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो जो दूसरा रास्ता है वो चाहे एलोपैथी हो चाहे एंटीपैथी हो, तो वो दूसरा रास्ता है। तो भले ही हम होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हों, लेकिन हम एंटीपैथी या एलोपैथी के रास्ते के ऊपर भी चल सकते हैं। सो यही डिफरेंस हनीमैन ने हमें समझाया और बताया कि एलोपैथी और एंटीपैथी के अंदर क्या होता है कि डिसीज को सिर्फ लोकल फिनोमिना के तहत देखा जाता है। डिसीज सिर्फ उसी जगह की तकलीफ है, डिसीज सिर्फ उसी जगह की बीमारी है, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन होम्योपैथी में सिकनेस को नहीं, सिक इंडिविजुअल को देखा जाता है। मतलब कि डिसीज पर्सन एज अ होल को देखा जाता है। एलोपैथी और एंटीपैथी के अंदर उस जगह से उस चीज का निकल जाना डिसीज का रिमूवल माना जाता है। लेकिन होम्योपैथी में रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एज इट इज टर्म्ड, उसको क्योर माना जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और हनीमैन अब देखते हैं, हनीमैन हमें कहते हैं कि अगर आप एंटीपैथी और एलोपैथी करते हैं तो उससे आपको चीफ कंप्लेन में तुरंत रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हनीमैन बताते हैं एपोरिज्म नंबर 58 के अंदर। हर व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे से श्लोक के साथ, विदुर नीति से लिया गया श्लोक। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्यम प्रज्ञा चैव श्रुतानुगाः असंबिंत्रादये मार्द पंडिताख्या लभेत सह। मतलब विदुर जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति ग्रंथों शास्त्रों से विद्या ग्रहण कर उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढलता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुरूप ही करता है, तथा जो सज्जन पुरुषों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता है वही ज्ञानी है। पिछले श्लोक में विदुर जी ने हमें बताया था कि मूर्ख की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे वो ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। क्या बताते हैं, जो व्यक्ति ग्रंथ शास्त्रों से विद्या ग्रहण कर उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को डालता है। हम गुरुकुल के अंदर आपको जो बात बताते हैं ना कि सुनिए, श्रवण कीजिए, उसके ऊपर चिंतन और मनन कीजिए और फिर उसमें से आपको जो भी अनुरूप लगे वो प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी गुरुकुल के अंदर बताया जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति बताता हो, वो किसी भी ग्रंथ या शास्त्रों से ही बताया जाता है, लेकिन आपको उसको श्रवण कर, चिंतन मनन कर अपनी बुद्धि को उसके अनुरूप डालना है। बात समझ में आ रही है? चिंतन मनन करके जब हम उसको प्रायोगिक एप्लीकेशन करेंगे, प्रायोगिक अनुसंधान करेंगे, तो उस चीज को हम अपने व्यवहार के अंदर लाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बुद्धि को उसके अनुरूप डालते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुरूप ही करता है। मतलब फिर हम उसको अगर अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हैं तो उसका प्रयोग हम उसी विद्या के अनुसार ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तथा जो सज्जन पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है वही ज्ञानी है। मतलब क्या? मतलब कि हमने लॉ ऑफ सिमिलिया सीखा, हमने लॉ ऑफ सिमिलिया सीखा तो क्या हुआ, हमने सुना कि कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करो, लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करो, या तो हॉट, चिली, थस्ती, थसलेस, डिजायर, एवर्जन, स्लीप, थर्मल, ये सब सिम्टम लो, या डिस्चार्ज लो, या कंजक्टिवाइटिस में ऐसे करो। तो वो सिर्फ हमने सुना, वो माहिती हुई, वो इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन उसको सुना फिर अपनी बुद्धि को उसके अनुरूप डाला। मतलब कि हमने उसको अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लिया कि नहीं, ये बात करने योग्य है, इसको किया जा सकता है। और हमने क्या कहा, हमने जब भी हमारे पास केस आया तो उस केस के अंदर ऐसे ही दवाई नहीं सोची, हमने केस रिसीविंग किया,
उसके बाद टोटालिटी बनाई, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किए और उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन करने की प्रयत्न किया। तो हमने अपनी बुद्धि को ढाला और अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुरूप ही किया। अब कंजक्टिवाइटिस का वीडियो तो हमने देखा था, उसमें तो हमें बताया गया, लेकिन अब हमारे पास एलर्जी का पेशेंट आता है या हमारे पास राइनाइटिस का पेशेंट आता है या हमारे पास लूज मोशन का पेशेंट आता है, एंट्राइटिस का पेशेंट आता है, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम केस रिसीविंग करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग करेंगे, टोटालिटी बनाएंगे और फिर दवाई देंगे। मतलब कि अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुरूप किया। बात समझ में आ रही है? एक एक श्लोक जो यहाँ पे किसी ग्रंथ से या शास्त्र से लिया गया है, उसका अपना एक महत्व है। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या कंटेंट बढ़ाने के लिए या आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं लिया गया है। काफी सारे लोग कहते हैं सर आप बिन जरूरी बातें बहुत करते हैं। हाँ, आपको शायद ये बिन जरूरी लगता हो, लेकिन गुरुकुल के लिए ये बेहद जरूरी है। तथा जो सज्जन पुरुषों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता वो ज्ञानी है। सज्जन पुरुषों की मर्यादा क्या है? सज्जन पुरुषों की मर्यादा यह है कि अपने काम से काम रखना और अपने विद्या सीखी है वो विद्या जिसको जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाना। हाँ, जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है, चाहे वो दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, चाहे वो और कुछ कर रहे हैं और कुछ सिद्धांत पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जरूरत महसूस ही नहीं होती है, तो सज्जन पुरुषों की मर्यादा यही है कि हम उन लोगों को सामने से ये बताने के लिए न जाएं कि आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपनी विद्या को प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि को उसके अनुरूप ढालना है और बुद्धि का प्रयोग उस विद्या के अनुरूप ही करना है। तो बात समझ में आई विदुर जी क्या कहना चाहते हैं? इतना समझ आया? तो अब हम आगे एपोरिज्म की ओर बढ़ें। एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट है और जितना आपके जीवन में उतरेगा, आपके मतलब हमारे सबके, हम भी उतार ही रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। फर्क इतना है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन ये हनीमैन का दिया हुआ है, ये विदुर जी का दिया हुआ है। इससे मैं पढ़ के सीख रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं उससे आपको सिर्फ सुनाई देता है। सीखते हम दोनों ही हैं, दोनों को जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई महापुरुष हो गए और हमें जीवन में उतारने की जरूरत नहीं है। सीख ही रहे हैं, आप सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं एपोरिज्म की ओर। एपोरिज्म 58, इफ इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन। दिस मोड मतलब किस मोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हनीमैन? 57 में किस मोड की बात की? एंटीपैथी की, जो एलोपैथिक फिजिशियन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। If in estimating the value of this mode of employing medicine, we should even pass over the circumstances that it is an extremely faulty symptomatic treatment. हम जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे जैसे हमारा समय जाता है, जैसे जैसे हम परिस्थितियों के सामने आते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि ये यानी कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि सिम्टोमेटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि जो भी पेशेंट को तकलीफ है उसमें से सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला एक सिम्टम पकड़ लिया और उसको दबा देने वाली ट्रीटमेंट, ये एकदम फॉल्टी है, एक्सट्रीम फॉल्टी, मतलब सबसे ज्यादा घटिया है। हनीमैन यहीं पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को मना कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है ये एकदम घटिया है, एकदम करने योग्य है ही नहीं। ऐसा हनीमैन ने कैसे बताया कि हमारे सामने एंटीपैथिक के बाद जो सिचुएशन आई है, सर्कमस्टेंसेस हैं, उससे मालूम पड़ता है कि ये करने लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है करने लायक? बताते हैं हनीमैन। Wherein the practitioner devotes his attention in merely one-sided manner of single symptom, consequently to the only small part of the whole। मतलब हनीमैन क्या कहते हैं कि इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर
सिकनेस है, जो पूरा पेशेंट एज अ होल है, जो 100% पेशेंट है, उसमें से केवल 1, 2 या 3% जो तकलीफ है, 1, 2 या 3% जो स्ट्राइकिंग, जो बहुत ही तकलीफ देने वाला सिम्टम है, फिजिशियन प्रैक्टिशनर अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उसी के ऊपर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हनीमैन कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ चीफ कंप्लेन या मेन सिम्टम नहीं देखना है, हमें पेशेंट एज अ होल देखना है, हमें सिक एज अ होल देखना है, हमें सिर्फ इलनेस या सिकनेस नहीं देखनी है। बात समझ में आ रही है? वेयर बाय relief for the totality of the disease, which is what the patient's desire, cannot evidently be expected। अब जहां पे आप टोटालिटी ऑफ डिसीज बना ही नहीं रहे हैं, जहां पे आप पेशेंट को पेशेंट एज अ होल देख ही नहीं रहे हैं, जहां पे पेशेंट का जो सबसे तकलीफ देने वाला 1 या 2 सिम्टम होता है उसको दबाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पेशेंट क्योर कैसे होगा? वहां पे पेशेंट रिस्टोर कैसे होगा? जहां पे बात क्योर की है ही नहीं, बात रिस्टोर की है ही नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ दबाने की है। बात क्लियर हो रही है? तो पेशेंट को जो चाहिए कि टोटली रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, वो वहां पे नहीं मिलेगा। We must, on the other hand, demand of experience if in one single case where such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection, after the transient amelioration there did not ensure an increased aggravation of this symptom, which was subdued at first in a palliative manner, and aggravation indeed of whole disease। हनीमैन क्या कहते हैं? हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि जहां पे जिन केस के अंदर एंटीपैथिक मेथड का यूज किया गया हो, जिस क्रॉनिक केस के अंदर और परसिस्टिंग अफेक्शन के अंदर, मतलब कि ऐसी बीमारी कि जो लंबे टाइम से चली आ रही है और उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर पेन के लिए एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट दे दिया गया, मतलब कि वहां पे हमने ओपियम दे दिया पेन के लिए या और कुछ दे दिया, जो तब वो वहां पे पेन को गायब कर देगा। लेकिन जैसे ही हमारी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा, पेन की सेंसिटिविटी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा रिलीफ सिर्फ पर्टिकुलर सिम्टम होगा, लेकिन एग्रावेशन होल डिसीज के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ओपियम का डोज और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और इसका कोई अंत नहीं होगा। मतलब हनीमैन क्या कहते हैं कि जब आप 1 या 2 सिम्टम को दबाने के लिए एंटीपैथिक या एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जब आप पेशेंट को एज अ होल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लोकल फिनोमिना देख रहे हैं, चाहे आप लोकल डिसीज के लिए वहां पे सर्जरी ही क्यों ना करते हो, फॉल्स सर्जिकल डिसीज की बात है, ट्रू सर्जिकल में हनीमैन एडवाइज करते हैं कि सर्जरी करनी चाहिए, चाहे वहां निडल से सर्जरी होता हो, चाहे वहां लोकल ऑइंटमेंट या लोकल कोई कुछ लिक्विड लगाते हो, चाहे वहां पे कुछ पॉइजन लगाना हो, चाहे ऐसी मेडिसिन देना हो जो वहां पे लोकल इफेक्ट करे, तो क्या होगा? ट्रांजिएंट एमेलोरेशन, लेकिन उसके बाद एग्रावेशन इन द होल डिसीज। बात समझ में आ रही है? एक पेशेंट है जिसको पेन है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है, और उसको और भी थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, और उसको पेन के लिए ओपियम दे दिया, तो पेन में तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा ओपियम से, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, दूसरी तक थोड़े दिन बाद और दूसरी सब तकलीफें भी बढ़ जाएंगी। मतलब पेशेंट एज अ होल डिटोरिएटेड होगा, पेशेंट की जो जीवन शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो पहले से वीक होगा। बात क्लियर हो रही है?
हनीमैन क्यों मना कर रहे हैं कि ऐसे ही ब्लाइंडली दवाई मत दो, ऐसे ही जस्ट आई की तकलीफ हुई तो यूफ्रेसिया, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो ये, पाइल्स हुए तो एलोज, या पाइल्स हुए तो एस्क्यूलस, या रिंगवर्म हुआ तो बेसिलिनम, या स्किन डिसीज हुआ तो सल्फर, ऐसे पैलिएटिव मैनर में दवाइयों का यूज मत कीजिए, ऐसा हनीमैन हमें दिखा रहे हैं। और हम ऐसा यूज करेंगे तो क्या होगा वो भी हमें हनीमैन दिखा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हनीमैन क्या कहते हैं कि इस तरीके, ये एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इस तरीके की ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट एज अ होल देखने की बजाय प्रैक्टिशनर सिर्फ एक दो सिम्टम को देखता है और उन सिम्टम के लिए रिलीफ देने के लिए ऐसी दवाई देता है जिसके कारण वहां पे पेशेंट को जो क्योर चाहिए वो क्योर नहीं मिलता है, लेकिन स्लाइट एम्यूलरेशन मिलता है पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, लेकिन उसके बाद डिसीज वॉल एग्रावेटेड हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए तो अब आगे देखते हैं। एंड एवरी अल्टरनेटिव ऑब्जर्वर विल एग्री दैट आफ्टर सच अ शॉर्ट एंटीपैथिक अमिलोरेशन एग्रावेशन फॉलोज इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन। हनीमैन क्या कहते हैं, जो भी ऑब्जर्वर है, एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर, सॉरी हमने अल्टरनेटिव बोला था, अटेंटिव, एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर मतलब कि जो अपनी दृष्टि है, जिसकी अपनी दृष्टि है, हनीमैन यहाँ पे फिजिकल दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, हनीमैन यहाँ पे तात्विक दृष्टि की बात करते हैं, हनीमैन यहाँ पे फिलोसॉफिकल दृष्टि की बात करते हैं, हनीमैन यहाँ पे ऐसी दृष्टि की बात करते हैं जो सत्य को खोज रही है। नहीं तो बहुत सारे फिजिशियन हैं जो सालों से एलोपैथिक और एंटीपैथिक कर रहे हैं और इनको कभी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि देखने के लिए फिलोसॉफिकल दृष्टि होनी चाहिए, सत्य को खोजने वाली दृष्टि की बात करते हैं। एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर, ऐसा ऑब्जर्वर जो सत्य को ऑब्जर्व कर सकता हो, जिसकी दृष्टि के अंदर प्रिजुडिसनेस ना हो, जो अपनी बिलीफ से पीड़ित ना हो, जिसको आई एम ऑलवेज राइट एंड माय वे इज ओनली राइट का बिलीफ ना हो। बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर आई बहुत कम हो तो वो ऑब्जर्वर अटेंटिव हो पाएगा। जिसके अंदर आई है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इतना पढ़ के आया हूं, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि फलाने रोग में फलाना मेडिसिन कभी क्योर करे बिना छोड़ता ही नहीं है, तो वो ऑब्जर्वर अटेंटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वो ऑब्जर्वर अटेंटिव नहीं हो सकता। हनीमैन यहाँ पे अटेंटिव ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो अपनी बिलीफ्स को साइड में रख के सत्य को देख सके। और हनीमैन कह रहे हैं कि अटेंटिव ऑब्जर्वर विल एग्री, जो अटेंटिव ऑब्जर्वर है वो एग्री करेगा क्या, आफ्टर सच शॉर्ट एंटीपैथिक अमिलोरेशन, वो एग्री करेगा कि इस तरीके के शॉर्ट एंटीपैथिक अमिलोरेशन के बाद एग्रावेशन फॉलोज इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन, हर केस के अंदर हमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर हमने पेशेंट को इचिंग है और इचिंग में आराम देने के लिए ऐसी दवाइयां जो इचिंग कम करे, पेशेंट को पेन है और पेन में आराम देने के लिए ऐसी दवाइयां जो पेन को कम करे, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो ऐसी दवाई जो नींद बढ़ा दे, पेशेंट को लिथार्जी लग रही है तो ऐसी दवाई जो उसको अंदर एनर्जी भर दे, पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा है तो ऐसी दवाई जो पेन को कम कर दे, पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है तो ऐसी दवाई जो यूरिन का फोर्स बढ़ा दे, पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है तो ऐसी दवाई जो बीपी को कम कर दे, पेशेंट के फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन बढ़ रहा है तो ऐसी दवाई जो उसको कम कर दे। बात समझ में आ रही है? ये सब एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और ये ज्यादातर एलोपैथिक और एंटीपैथिक ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर चलता है। और क्या होता है? स्लाइट एमिलोरेशन फॉलोस बाय एग्रावेशन इन एवरी केस। हनीमैन डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर सिमिलिया के सिवा कैसे भी दवाई प्रिस्क्राइब की तो वो अमेलियोरेशन दे सकती है, क्योर नहीं कर सकती। और अगर एंटीपैथी के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है
अगर एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट किया गया है तो वो स्लाइट अमिलोरेशन देगा, शॉर्ट अमिलोरेशन देगा और उसके बाद एग्रावेशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? हनीमैन हमें मना कर रहे हैं कि अगर डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया हो जाए, अशक्ति है तो शक्ति आ जाए, ऐसी दवाइयों का प्रयोग मत करो। ईच एंड एवरी केस के अंदर केस टेकिंग, केस रिसीविंग कीजिए, टोटालिटी बनाइए, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग कीजिए, सिम्टम सिमिलैरिटी करके दवाई दीजिए। लेकिन क्या होता है ना, नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, नया नया पास आउट हुए होते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे करके पेशेंट का पहले कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और बाद में हम सिमिलीमम देंगे। लेकिन हनीमैन पहले ही बता चुके हैं कि आप एक साथ दो रास्तों के ऊपर नहीं चल सकते हैं। या तो आप होम्योपैथी कर सकते हैं या तो आप होम्योपैथी नहीं कर सकते, मतलब और कुछ कर सकते हैं। तो ये एंटीपैथी न करने के लिए हनीमैन कह रहे हैं। और एंटीपैथी कहां पे यूज होती है? एंटी एपिलेप्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव। बात समझ में आ रही है? एंटीबायोटिक, एंटीवायरल। अगर हम भी होम्योपैथी में इस तरीके की दवाइयां ढूंढने जाते हैं तो हम वही एंटीपैथिक करने के लिए जा रहे हैं। काफी सारे लोगों को हमने सुना है, दिस इज एंटीसेप्टिक फॉर होम्योपैथिक, दिस इज होम्योपैथिक एंटीबायोटिक, दिस इज होम्योपैथिक एंटीवायरल। होम्योपैथी का मतलब दवाइयों से होता ही नहीं है, होम्योपैथी का मतलब है सिद्धांतों से। और जहां जहां हम एंटी यूज करते हैं, पेन के लिए एंटी पेन मतलब कि पेन किलर, अगर मसल स्टीफ हो गए हैं तो मसल रिलैक्सेंट, ये सब क्या है? इट इज एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हनीमैन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Although the ordinary physician is in the habit of giving his patient another explanation of this subsequent aggravation, फिर भी ऑर्डिनरी फिजिशियन है, वो अपने पेशेंट को दूसरे दूसरे कारण बताते रहते हैं कि आपको ये एग्रावेशन हुआ, इसका ये कारण है, वो कारण है, फला कारण है, ढीकना कारण है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, अगर कोई पेशेंट है और जिसको कॉन्स्टिपेशन है और उसको ऐसी दवाइयां दी गई कि जिससे डायरिया प्रोड्यूस हो और फिर उसको डायरिया हो गया, उसका हमने डोज बढ़ाते गए, फिर पेशेंट को अब क्या होता है, अब पेशेंट को डिसेंट्री हो गई, तो बताते हैं कि अब आपको यहाँ पे है ना प्रोटोजुआ का इन्फेक्शन हो गया है ना, इससे डिसेंट्री हो गई है। या तो पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, या तो पेशेंट को जॉइंट पेन हुआ तो आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, या तो पेशेंट को और कुछ हुआ तो आपको ये हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हनीमैन पेशेंट एज अ होल की बात कर रहे हैं कि आपने अगर कॉन्स्टिपेशन को एक चीप सिम्टम लेके उसके लिए ट्रीटमेंट की तो जरूरी नहीं है कि एग्रावेशन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लेवल के ऊपर आएगा, जनरल एग्रावेशन आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेशेंट को हाइपर बीपी बढ़ रहा था तो बीपी कम करने के लिए दवाइयां दी। अब क्या हुआ, अब जाके पेशेंट को हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो धमनियां है ना उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, इसके लिए हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, या तो ब्रेन को ब्लड कम मिल रहा है और इसी के कारण आपको लकवा हो गया या हो गया। ये सब क्या है? सबसिक्वेंट एग्रावेशन, जहां पे हम सिमिलीमम यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही सेम हम होम्योपैथी में सोच सकते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम किसी दवाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हनीमैन यहां पे बात कर रहे हैं सिद्धांतों के बारे में। एंड एस्क्राइब्स इट टू मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिसीज। मास्टर कितने जबरदस्त हैं, ये देखिए। आज से 200 साल पहले उन्होंने क्या लिख दिया है? एंड ascribes it to the malignancy of the original disease, now for the first time showing itself, or to the occurrence of the quite a new disease.
बात समझ में आ रही है? मास्टर कहते हैं कि जो छोटा डिसीज होता है, जो बहुत माइन्यूट डिसीज होता है, वैसे डिसीज को बार बार एंटीपैथिक ट्रीटमेंट दे दे के, लार्ज क्वांटिटी में डोज दे दे के उसको क्या किया जाता है? उसको मैलिग्नेंसी डेवलप कराई जाती। ओरिजिनल डिसीज में क्या होता है? मैलिग्नेंसी डेवलप होती है। और व्हाट यू मीन बाय मैलिग्नेंसी? आप क्या कह सकते हैं? मैलिग्नेंसी किसे कहते हैं? एनीवन? मैलिग्नेंसी का मतलब क्या है? ओके, अभी के जमाने में मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर हम बोलते हैं, या ट्यूमर बोलते हैं, या अल्सर बोलते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है ऐसा जो पेशेंट को डेथ की तरफ ले जाए। बात समझ में आती है? हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और सोचिए, आपके सामने एक प्रश्न छोड़े जाते हैं कि क्यों अभी मैलिग्नेंसी के केस बढ़ रहे हैं। हम नए नए रिसर्च कर रहे हैं कि मैलिग्नेंसी के लिए दवाइयां ढूंढी जाए, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए, मैलिग्नेंट फला के लिए, मैलिग्नेंट उसके लिए, मैलिग्नेंस उसके लिए, मैलिग्नेंस ए के लिए, मैलिग्नेंस बी के लिए, या तो मैलिग्नेंसी के लिए, या उस टाइप की मैलिग्नेंसी के लिए, या इस टाइप की मैलिग्नेंसी के लिए दवाइयां ढूंढी जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो मैलिग्नेंसी डेवलप क्यों हुई। उसको हनीमैन ने एपोरिज्म 58 में डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर हो रहा है कि मैलिग्नेंसीज क्यों डेवलप हो रही हैं? मैलिग्नेंसीज डेवलप इसीलिए हो रही हैं कि हम बार बार एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो होम्योपैथिक दवाइयों से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयों का यूज मतलब वो एंटीपैथी नहीं है। जब हम केस लिए बिना, केस रिसीविंग किए बिना, टोटालिटी बनाए बिना और सिम्टम सिमिलरिटी मिलाए बिना दवाई का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो होम्योपैथी नहीं हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग एल्स। वो और कुछ हो सकता है। वो चाहे एलोपैथी हो सकता है, चाहे एंटीपैथी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट आए, हमने सल्फर दे दिया, या तो पाइल्स के लिए आया म्यूरेटिक एसिड दे दिया, एलोस दे दिया, या आंखों के लिए यूफ्रेसिया दे दिया, या एलर्जी का तकलीफ है तो हमने उसको एवरी टाइम सल्फर दे दिया। इस तरीके का सब कुछ एंटीपैथिक ही सोचा जा सकता है। और हनीमैन हमें मना करते हैं कि अगर इस तरीके की एंटीपैथिक ट्रीटमेंट दी गई तो सब्सिक्वेंट एग्रावेशन होगा। भले ही चाहे आपने एलर्जी के अंदर टोटालिटी बनाए बिना XYZ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और एलर्जी चली गई, लेकिन दूसरा कुछ डेवलप होगा। और ऐसे एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, चौथे में से पांचवा, और जनरेशन टू जनरेशन जब एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होती जाती है, मायाजम सेंसिटाइज होता जाता है, और तब जाके हम वहां पे मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिसीज होता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर हो रहा है कि मैलिग्नेंसीज क्यों बढ़ रही हैं? क्यों अभी हाइपरटेंशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं? क्यों नॉन हीलिंग अल्सर हो रहे हैं? क्यों वेरिकोज वेन हो रही हैं? क्यों अभी पेशेंट को कोई भी डिसीज हो तो रिकवरी नहीं हो रही है? क्यों ऐसे डिसीज हो रहे हैं कि जिसके अंदर क्योर पॉसिबल नहीं है? क्यों ऐसे डिसीज हो रहे हैं जो पेशेंट को डेथ की ओर ले जाते हैं, जिनको मैलिग्नेंट डिसीज कहा जाता है? चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, अल्सर हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो, या एनीथिंग एल्स हो, डायबिटीज हो, या हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो पेशेंट को डेथ की तरफ ले जाता है उसी को हम मैलिग्नेंट कहते हैं। तो क्यों अब देखते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन मैलिग्नेंट डिसीज बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है। पेशेंट एज अ जनरल डिसीज एज अ होल एग्रावेट हो जाता है। हम उसको बार बार सप्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। पहले के जमाने में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सो हमको उसको एंटीपैथिक तौर के ऊपर यूज करने के लिए भी दवाई नहीं मिलती थी, होम्योपैथिक यूज करने के लिए भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी दवाइयां ही मिल रही है हमें, तो हम उसको एक जिस रास्ते पे यूज करना चाहिए उस पे नहीं, लेकिन दूसरे रास्ते से यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस ऐसे रास्ते से यूज करते हैं कि जो उसको स्लाइट एम्यूलोरेशन और सब्सिक्वेंट एग्रावेशन देगा, और अल्टीमेट क्या होगा? वहां पे मैलिग्नेंसी डेवलप होगी। और हनीमैन हमें वो करने से मना कर रहे हैं। या तो कोई न्यू डिसीज डेवलप होगा, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज डेवलप होगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन क्योर नहीं होगा।
पेशेंट पहले से अच्छी कंडीशन में नहीं जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का यही फायदा है कि जब हम लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट पहले से अच्छी कंडीशन में जाएगा, चाहे उसका डिसीज क्योर हो ना हो वो दूसरे नंबर की बात है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ सिमिलिया को छोड़कर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो पैथोलॉजी डिसअपियर हो सकती है, सिम्टम में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पेशेंट पहले से खराब कंडीशन के अंदर जाएगा। पेशेंट एज अ होल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा और हमें ये नहीं करना है, ऐसा हनीमैन कहते हैं। और अगेन हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम अलग अलग मैलिग्नेंट डिसीज आ रहे हैं हमारे पास और उसके लिए हम अलग अलग वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, चाहे वो वैक्सीन एलोपैथी वैक्सीन एलोपैथिक हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथिक वैक्सीन भी ढूंढ रहे हैं और उसका भी काम चल रहा है। लेकिन एपोरिज्म 58 में हनीमैन क्या कहते हैं, अगर डिसीज होता है और पेशेंट आपके पास आता है और हर बार अगर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से उसका ट्रीटमेंट हो तो डिसीज के मैलिग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हमें डिसीज की वैक्सीन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हम प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन किस दिशा में प्रगति कर रहे हैं? हमारी प्रगति की कोई दिशा नहीं है, हम अंतविहीन दौड़ लगा रहे हैं, हम सिद्धांतों को नहीं देख रहे हैं। आज से 250 साल पहले मास्टर ने लिख दिया है कि अगर बार बार एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, कॉल्ड हुआ और आपने ऐसी दवाई दे दी जो एंटी कॉल्ड है, जो कोल्ड को दबा देती है, कफ हुआ और आपने ऐसी दवाई दे दी जो एंटी कफ है या कफ सप्रेसेंट है, तो ये सब एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। डायरिया हुआ और आपने ऐसी दवाई दे दी जो एंटी डायरियल है, तो ये सब एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। और ये बार बार होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली थोड़े नए डिसीज डेवलप होंगे और आखिर जाके डिसीज मैलिग्नेंट हो जाएगा। वो मैलिग्नेंट चाहे कैंसर हो चाहे नॉन कैंसर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो हमें पेशेंट को अच्छा रखना है। पेशेंट तो हमें क्या करना चाहिए? हनीमैन यहाँ पे होम्योपैथी वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि हर बार सिम्टम सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ सिमिलिया से बात करेंगे तो पेशेंट को हम आने वाले बहुत सारे डिसीज से बचा पाएंगे। वी कैन अबॉर्ट द डिसीज। बात समझ में आ रही है? क्यों कुछ लोगों को एपिडेमिक होता है तो कुछ लोगों को बहुत माइल्ड एपिडेमिक होता है और कुछ लोगों की उस एपिडेमिक में जान भी चली जाती है, कुछ लोग बहुत सीवियर हो जाते हैं, कुछ लोग मॉडरेट अफेक्टेड होते हैं। क्यों कुछ लोगों का जो भी हम बोलें उसका लोड कम होता है और क्यों कुछ लोगों का ज्यादा होता है? क्यों कुछ लोगों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट बहुत रैपिडली ग्रो कर जाते हैं और क्यों कुछ लोगों में बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर पाते हैं? तो बात वहीं पे आएगी, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छी कैसे होगी? हर बार अगर लॉ ऑफ सिमिलिया से हुआ तो डिसीज मैलिग्नेंसी से दूर जाता जाएगा। हर बार जो डिसीज होगा, नया डिसीज होगा या और कुछ होगा, वो मैलिग्नेंसी से दूर जाता जाएगा। और अगर होम्योपैथी की जगह एंटीपैथिक और जो केस टेकिंग के बिना, सिम्टम सिमिलैरिटी के बिना अगर ट्रीटमेंट की तो एमिलोरेशन तो मिलेगा, हमें लगेगा कि पेशेंट अच्छा होता जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे मैलिग्नेंसी के करीब जाता जाएगा और अल्टीमेट डिसीज मैलिग्नेंट फॉर्म में जाएगा। और मैलिग्नेंट डिसीज का तो मतलब ही वही होता है, ऐसी कंडीशन जो पेशेंट को डेथ की तरफ ले जाए और अल्टीमेट हमें वहां पे बहुत पेनफुल और ऐसी डेथ देखने को मिलती है। तो पेशेंट किसी भी कंडीशन में हो, अगर उसे मैलिग्नेंसी से दूर लेके जाना है तो लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करना है, और अगर उसको मैलिग्नेंसी से नजदीक लेके जाना है तो लॉ ऑफ सिमिलिया छोड़ के और किसी मेथड से या और किसी वे से या और किसी रास्ते से प्रिस्क्रिप्शन करना है तो हमें एमिलोरेशन भी देखने को मिलेगा, चाहे चीफ कंप्लेन में अच्छा भी देखने को मिलेगा, लेकिन पेशेंट एज अ होल मैलिग्नेंसी के करीब जाता जाएगा। चाहे वो जनरेशन, चाहे उसकी नेक्स्ट जनरेशन, चाहे उसकी नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन वो मैलिग्नेंसी के करीब होता जाएगा। और अगर हम जनरेशन टू जनरेशन होम्योपैथिक वे से, होम्योपैथिक रास्ते से लॉ ऑफ सिमिलिया से ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो वो पेशेंट मैलिग्नेंसी से दूर जाता जाएगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे भी दूर जाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे भी दूर जाएगी। तो दोस्तों, ये मास्टर का विजडम है, ये हनीमैन की ब्यूटी है और ये फिलॉसफी है जिसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हमारा उद्देश्य कतई किसी को गलत साबित करना या किसी से विरुद्ध जाना नहीं है, हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है जो मास्टर ने एपोरिज्म 58 के अंदर कहा है। धन्यवाद।